जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जेके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर की सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 35 है। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। आपको क्या करना है? आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। कौन सी शेप में? रेक्टेंगल की शेप में एक पार्क बनाना है। तो हमने क्या किया? रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया। ठीक है, ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर पार्क। अब इसका जो पेरीमीटर है वो बच्चों आपको गिवन है 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ये जो सभी इसकी जो बाउंड्री है इसकी लेंथ दी है, मतलब पेरीमीटर दी है 80 मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या है? एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर आने वाली जो जगह है उसको एरिया बोलेंगे। एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो एरिया कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब इसके अंदर जो ये जगह आ रही है, ठीक है, ये एरिया है। पेरीमीटर है इसकी बाउंड्री। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है पेरीमीटर 80 मीटर से और एरिया 400 मीटर स्क्वायर से, तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे हमें जो चीज़ें गिवन है। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर आपको गिवन था बच्चों 80 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 × L+B। ठीक है, तो जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला यूज कर लो। किसके केस में? रेक्टेंगल के केस में, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क बनाना आपको। ठीक है, पेरीमीटर का क्या फार्मूला है रेक्टेंगल का? 2 × L+B। तो पेरीमीटर गिवन कितना था? 80 मीटर। तो यहां से मेरे पास L+B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। ये जो मल्टीप्लाई में 2 है तो 80 के डिवाइड में आ जाएगा। 2 × 4 8 और आगे 0 है, मतलब L+B की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरे पास। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास L+B की वैल्यू 40 आ गई। अब क्या करेंगे? और क्या गिवन था? एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन था। आल्सो जो एरिया है वो कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। अब जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, L/B। ये एरिया होता है रेक्टेंगल का और इसकी वैल्यू आगे गिवन है 400। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तो लेंथ की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ ब्रेड्थ की कर लो। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे मैं B की वैल्यू फाइंड करूँ अगर, तो B कितना आ जाएगा? 40 - L। कितना आ जाएगा बच्चों? 40 - L। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 40 - L। बात समझ में आ रही? आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ना मान के इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब B की वैल्यू कितनी आ गई? 40 - L। तो B की जगह मैं 40 - L लिख लूंगा, तो क्या आ जाएगा? L × B। तो B की वैल्यू कितनी है बच्चों? 40 - L। L × B की वैल्यू मैंने यूज कर ली 40 - L = 400। ये कैसे आया बच्चों? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आपने जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको यूज कर लिया। ये सारा रफ में है। रेक्टेंगुलर पार्क बना ले, ठीक है, सिर्फ डायग्राम में रेक्टेंगुलर पार्क बनाए, ये चाहे नहीं लिखे, हमने वहां पे लिख दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करो। L को जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40L, फिर बीच में माइनस का साइन है। अब L को L से करो तो L² आ जाएगा = कितना? 400। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये जो माइनस का L² है इस = के इस तरफ ट्रांसपोज करोगे तो प्लस का L², प्लस का 40L ट्रांसपोज करोगे = के दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 40L और 400 तो आगे ही दूसरी तरफ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई? L² - 40L + 400 = 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जैसे रूट्स फाइंड कर सकते हो आप। 2-3 मेथड है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, ठीक है, फैक्टराइज कर लो। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है। बात समझ में आ रही है? तो आइए समझते हैं किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया L² - 40L + 400 = 0। तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड लगा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन वाला। तो देखो किस तरह से। अब आपको क्या करना होता है बच्चों? दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो सम, एक प्रोडक्ट। सम करके कितना आना चाहिए? इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ो कि सम करके कितना आए? -40L। सम करके आए -40L। और प्रोडक्ट करके कितना है? जितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगा। मतलब L² × 400 करके चेक करो। L² × 400 तो P कितना आ जाएगा? बोलो बात समझ में? P कितना आ जाएगा? 400 L²। बात समझ में आ रही है? अब आपको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है जिससे सम करके -40L आए। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं क्या करूं,
अगर मैं -20L लूँ तो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 20L और 20L कितना हो जाएगा 40L, तो सम कितना आ गया -40L। अब अगर इन्हीं को आप मल्टीप्लाई करके चेक करें, -20L मल्टीप्लाई -20L, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 20 × 20 कितना हो जाएगा बच्चों 400, क्योंकि 2 × 2 4 और 2 0 हैं तो 2 0 लगा दिए। L मल्टीप्लाई L कितना L², तो 400L²। तो देखो प्रोडक्ट करके 400L² आ रहा है और सम करके -40L आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से हम इनको स्प्लिट कर लेंगे। अब क्या करना होता है बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है इसको ऐसे ही रखना है, बात समझ में आ रही है। और जो 40L है इसको मैं -20L और -20L लिख सकता हूँ, क्योंकि सम करके -40L बन जाएगा, इनको प्रोडक्ट करके L² × 400 जो है मतलब 400L² बन जाएगा। और लास्ट टर्म आपको एज इट इज़ जैसे हो वैसे ही रख देनी है, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। बोलो बात समझ में। अब देखो इन दो में से जो कॉमन दिखे उसको कॉमन ले लो, और इन दो में से जो कॉमन दिखे उसको कॉमन ले लो। माइनस से पहले मेरे को L² दिख रहा है, मतलब L कॉमन दिख रहा है। अब L² था, L कॉमन चला गया, L बचा, माइनस की जगह माइनस, L कॉमन चला गया तो 20 बचा। अब जो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा वही चीज़ यहाँ पे बचेगी हर बार, तो मतलब L -20 बचेगा। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ इन दो टर्म से, तो -20 को कॉमन लेना पड़ेगा। देखो -20 × L -20L बिल्कुल सही, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 × 20 कितना हो जाएगा 400, ठीक है। ऐसे भी देखो 20 × 1 20 होता है, तो 20 × 20 400 होता है, बात समझ में आ रही है। तो 20 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो मैंने माइनस का 20 ले लिया, क्योंकि मेरे को L -20 सेम टर्म बनानी है। जिसको डायरेक्ट कॉमन लेना नहीं आता, जो टर्म यहाँ पे बचेगी जैसे L -20, यहाँ पे भी L -20 बचेगी, और फिर यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन वो नंबर लेना है जिसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके वापस ये दोनों टर्म्स बननी चाहिए, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यही टर्म बननी चाहिए, बात समझ में आ रही है। अब देखो माइनस से पहले L -20 आ रहा है और माइनस के बाद फिर से L -20 आ रहा है, तो ये L -20 आपको दिख रहा होगा, इसको कॉमन ले लो। तो L -20 को जब कॉमन ले लोगे, L -20 को कॉमन लिया, क्या बचा L माइनस ये 20, क्योंकि ये भी कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है, या तो पहले वाला 0 होगा या तो दूसरे वाला फैक्टर 0 होगा। इधर L -20 इक्वल्स टू 0 और L -20 इक्वल्स टू 0, बात समझ में आ रही है। L यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 20 ट्रांसपोज करो प्लस का 20, और यहाँ से माइनस का 20 ट्रांसपोज करो प्लस का 20, तो L कितना आ गया आपके पास 20, बात समझ में आ रही है। अब L को सब्सटीट्यूट करेंगे, अब आपके पास L कितना आया था 20, L हमारे पास कितना है 20, ठीक है। अब L की वैल्यू 20 को सब्सटीट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या करेंगे पुट या सब्सटीट्यूट, पुट L इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में L की जगह 20 को सब्सटीट्यूट करने लगे, तो क्या आ जाएगा B की जगह, B इक्वल्स टू 40 माइनस L था, B कितना था 40 माइनस L, L कितना बच्चों 20, तो B कितना आ जाएगा 40 में से 20 गया तो 20 आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो आपको फाइंड करनी थी लेंथ और ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी आई 20 मीटर और ब्रेड्थ भी कितनी आई 20 मीटर, हैंस L इक्वल्स टू कितना 20 मीटर और B कितना 20 मीटर। तो उसने पूछा था क्या इससे रेक्टेंगल बना सकते हो बच्चों, तो देखो जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही सेम है तो ये रेक्टेंगल नहीं, ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्यों स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो सेम है, लेंथ भी 20 मीटर आ रही है और जो ब्रेड्थ है वो ये भी कितनी आ रही है 20 मीटर, तो ये क्या बनेगा, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क बनेगा ये स्क्वायर पार्क बनेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 के और में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। कोई कॉन्जिक्यूटिव बोलता है, कोई कंसेक्यूटिव बोलता है, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लगातार चलने वाले दो इंटीजर्स लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब, लगातार, जैसे संडे मंडे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये लगातार चलने वाले इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लोगे, जो दो लगातार चलने वाले इंटीजर्स लोगे, उन दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों को पहले स्क्वायर करो फिर उनको सम करो, ठीक है, वो कितना आएगा इज 365, वो 365 के इक्वल है। तो देखो जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव, पहला x लेना होता है और दूसरा x+1। ये पहला इंटीजर है, ये इसके साथ ही जो नेक्स्ट होगा कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसके बाद आने वाला वो हमेशा x+1 लेना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लेट
तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमने क्या किया, लेट कर लिए दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स कॉमा एक्स प्लस वन। तो पहला हमने इंटीजर माना एक्स और उससे नेक्स्ट जो होगा उसके बाद आने वाला एक्स प्लस वन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है पहले तो इन दोनों का स्क्वायर करो। तो देखो हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का स्क्वायर करो, फिर उनका सम करो। इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का क्या करो, स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर दिया, फिर उनका सम करो, सम मतलब प्लस लगाओ, तो ये किसके बराबर आएंगे, 365 के इक्वल आएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह x है और b की जगह 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x था, इंटू बी की जगह 1 था, इक्वल्स टू 365। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 तो कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 365। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना, फिर x वाली टर्म प्लस 2x इक्वल्स टू 365, प्लस का 1 ट्रांसपोज कर दो तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो प्लस से पहले भी 2 आ रहा है प्लस के बाद भी 2, तो 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। अब 365 में से 1 गया तो कितना आएगा 364, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 364 अपान जो मल्टीप्लाई में 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब कैंसिल कर दो, 2 इंटू 1 2, 1 बचा और 6, 2 8 आर 16, ठीक है 16 हो गया और वहाँ पे 4 है, 2 2 आर 4, ठीक है। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 182। अब 182 को ट्रांसपोज कर दो तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अब आपके पास 2-3 मेथड है, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब मेरे को इस तरह से स्प्लिट करना है कि सम करके एक्स आए, मिडिल टर्म को तोड़ना होता है हमें, सम करके एक्स आए और प्रोडक्ट करके मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आए, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 182, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा बच्चों, माइनस 182 एक्स स्क्वायर। तो अब आप इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करो कि सम करके तो एक्स बचे लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस 182 एक्स स्क्वायर आए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब किस तरह से कर सकते हैं, आपको बच्चों फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब देखो बच्चों ये आसपास के नंबर हैं, देखो कैसे, जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं 13 का स्क्वायर करूं, ध्यान से देखना, 13 इंटू 13 169 होता है, तो मतलब ये 13 इंटू 13 169 होता है। देखो मेरे को पास पास के नंबर सोचने हैं, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम में x बच रहा है, तो बड़ी टर्म होगी, जैसे बड़ी टर्म है 14x माइनस 13x, 14x में से 13x गए तो 1x बचेगा, तो आसपास के नंबर हैं। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है, जैसे 14 का स्क्वायर करूँ तो 14 इंटू 14 196 होता है, तो इससे कम है 169 से क्या है ज़्यादा 182, तो इन्हीं के बीच का नंबर होगा। तो देखो वो है क्या 13 और 14, देखो कैसे, ये तो मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ इसकी रेंज चेक करने का, ये नहीं पता चला कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट अगर आप देखो 14x इंटू माइनस 13x, तो 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके अगर आप चेक करोगे 182 आएगा, x इंटू एक्स कितना आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस भी है, तो 14 और 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखो 14 इंटू 13, 3 इंटू 4 12, 2 1 कैरी है, 3 इंटू 1 3 और 1 कैरी था 4। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर 1 इंटू 4 कितना 4, फिर 1 इंटू 1 कितना 1, ये 2 4 प्लस 4 8, ये 182। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो टर्म्स क्या होंगी 14 और 13 होंगी। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, 14x माइनस 13x, तो 14x में से 13x गए तो x बचा, तो ये सम आपका x आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको माइनस से पहले ये दो टर्म दिख रही है, यहाँ से कॉमन लेना है, माइनस के बाद ये दो टर्म्स दिख रही है, इनमें से कॉमन लेना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 14x है, तो x को कॉमन ले लो। जब x को कॉमन ले लोगे यहाँ पे x बचेगा, x कॉमन ले लिया तो सिर्फ 14 बचेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू 14 तो 14x होता है, बीच में प्लस था, इसको मल्टीप्लाई करके यही टर्म्स बननी चाहिए ऊपर। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे भी कॉमन इस तरह से लेना है कि x प्लस 14 ही बचे, अगर नहीं बच रहा तो आपने कॉमन में गलती की है, ये रफ में लिखना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा,
-13 कॉमन आएगा, -13 इंटू एक्स, तो -13x, माइनस प्लस क्या होता है -13 इंटू 14, अभी किया 182 होगा। बोलो बात समझ, बिल्कुल सही आ रहा है। अब माइनस से पहले देखो ये चीज़ कॉमन, माइनस के बाद ये चीज़ कॉमन, तो x प्लस 14 को कॉमन ले लो। x प्लस 14 को जब कॉमन ले लोगे इधर बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0, या तो पहले वाला फैक्टर 0 होगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरा फैक्टर x माइनस 13 ये 0 होगा। तो प्लस का 14 ट्रांसपोज करो, माइनस का 14 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और माइनस का 13 ट्रांसपोज करो, प्लस का 13 हो जाएगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक x की वैल्यू आई -14, x की एक वैल्यू आई -14 और एक x की वैल्यू आई 13। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो -14 है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, ठीक है, पॉजिटिव लेने हैं, इसलिए निगलेक्ट करेंगे -14 को। तो हम क्या लिखेंगे, निगलेक्ट x इक्वल्स टू -14। अब रीज़न भी देना पड़ेगा कि रिजेक्ट करा क्यों, कि निगलेक्ट करा क्यों, बिकॉज वी नीड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमें पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमने -14 को रिजेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो x कितना हो जाएगा 13। तो इसका मतलब वो जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कौन होंगे, तो x तो 13 आ गया, नेक्स्ट क्या होगा 13 + 1 मतलब 14। तो बस आपको लास्ट में लिखना है हैंस, लास्ट में आपको लिखना है हैंस टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1 थे, तो x आया 13, तो नेक्स्ट क्या होगा 13 + 1 मतलब 13, 13 + 1 कितना 14। अब यहीं पे आप लोग ये चीज़ सीख सकते हो, जैसे हम बता रहे थे आपको कि जैसे दो फैक्टर हो, ठीक है, जैसे x × y, जैसे दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आए तो हम लिखते हैं ये चीज़ इधर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो जब भी दो का प्रोडक्ट 0 आए, या तो पहले वाली टर्म 0 होगी या सेकंड वाली टर्म 0 होगी। अब इसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों। देखो इसका रीज़न क्या है, देखो जैसे अब आपका कभी भी आंसर देखो, जैसे x × y 0 आ रहा है, तो या तो x 0 होना पड़ेगा या तो y। मान लो x 0 है, मल्टीप्लाई y है 5, तो 0 × 5 0 तब भी बन जाएगा। मान लो x 3 है, मल्टीप्लाई y 0 है, 3 × 0 तब भी 0 बन जाएगा। तो देखो अगर x 3 है और y 5 है, तो 3 × 5 15 आ रहा है, तो 0 नहीं बनेगा। तो दोनों के दोनों अगर नॉन जीरो होंगे फिर 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब x × y 0 आ रहा है, तो ये चीज़ तो पक्का है कि ये चीज़ तो है ही है कि या तो x 0 होगा तभी 0 बनेगा, या तो y 0 होगा तभी 0 बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों 0 हो तब भी 0 बन जाए। ठीक है, तो ये तीन ही केस होते हैं, लेकिन ये चीज़ तो पक्का होगी इधर x 0 या y 0, तो तभी हमने यहाँ से ये चीज़ बना ली है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, ध्यान से समझिए। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो क्या मतलब हुआ इसका, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, क्यूब की शेप में एक फिगर आपको गिवन है, ठीक है, तो ये हमने बना लिया क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। एक सॉलिड है, किस शेप में है, क्यूब की शेप में, और इसकी साइड जो है बच्चों, साइड को मैं ऐसे से लिख रहा हूँ, वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो क्यूब होता है इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जितनी ये साइड होगी तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, फिर तो ये भी साइड कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल होंगी। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अब क्या है, इसी के ऊपर एक हेमिस्फीयर है कुछ इस तरह से, ठीक है, ध्यान से सुने, ध्यान से। इस तरह से हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है। एक क्यूबिकल ब्लॉक था, इसके ऊपर आपने इस तरह से हेमिस्फीयर रख दिया। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब ये जो हेमिस्फीयर है बच्चों, ये जो इसके ऊपर आने वाली हेमिस्फीयर है, इसका डायमीटर कितना हो सकता है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। तो डायमीटर कितना ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इसकी साइड होगी। तो साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, जितनी इसकी साइड होगी इतना ही इसका डायमीटर हो सकता है। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जितनी साइड होगी। देखो इसके ऊपर तभी आएगा अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 से ज़्यादा हुआ तो ये इसको कवर कर लेगा। बात समझ में आ रही है, इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर तभी तक टिका रहेगा जब तक जितनी साइड की लेंथ है
और इतना ही डायमीटर होगा इसका, तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा। बोलो बात समझ में? तो सबसे पहले इतना लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमारे पास साइड जो है क्यूबिकल ब्लॉक की वो 7 सेंटीमीटर है और मैंने एस से लिखा, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है उसको डी से लिख रहा हूँ, और डायमीटर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो आपको ये सॉलिड दिख रहा है, ये पूरा सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक प्लस हेमिस्फीयर इसके ऊपर है। अब इसका सरफेस एरिया कितना होगा ये मेरे को फाइंड करना है। अब फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो क्या लिखेंगे नाउ। तो इस केस में हमारे पास जब भी हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक हो और उसके ऊपर इस तरह से हेमिस्फीयर रख दिया जाए, ये जो पूरा सॉलिड बना इसका सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना हो, इसका फार्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ध्यान से देखें 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इस तरह से जब भी सॉलिड बनेगा ये फार्मूला होगा। अभी मैं आपको फार्मूला बना के भी बताऊंगा कि किस तरह से ये फार्मूला डिराइव हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, जब भी इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा जाए तो इसका फार्मूला होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पहले वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट करते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है 7, तो मतलब 7 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है बच्चों 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब ये रेडियस किसका लेना है, ये जो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना था 7 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आ गया 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है बच्चों 7/2, 7/2 के स्क्वायर का मतलब क्या 7/2 इंटू 7/2, रेडियस का स्क्वायर मतलब जितना रेडियस है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करवा दो। अब 7 से 7 कैंसिल और 2 इंटू 11, बात समझ में आ रही है, 6 इंटू 7 इंटू 7 कितना 49 प्लस 11 इंटू 7 कितना 77, और नीचे क्या बचा हुआ 2 डिनोमिनेटर में, 11 मल्टीप्लाई 7 77 और ये 7 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आएगा, ठीक है 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, ठीक है 6 4 जा 24 और 5 कितना 29। बात समझो, ऐसे भी देखो 6 इंटू 50 करते तो 300 आता, लेकिन 1 कम है 49 में, मतलब 50 से 1 कम है तो 6 और कम कर दो 300 में से, 300 में से 6 कम कर दोगे 294 आएगा। बात समझ में आ रही? बाकी आप डायरेक्ट कर ले, नहीं पता चला तो इसको डिवाइड कर दो 77 को 2 से, 2 इंटू 3 6, 1 बचा और 7, 2 8 जा 16, 1 बचा पॉइंट के बाद 0 तो मतलब 10, 2 5 जा 10, ठीक है तो 38.5। बात समझ में आ रही है? इनको प्लस कर दो, 8 और 4 कितना 12, 2 1 कैरी, 9 और 3 कितना 12 और 1 कैरी कितना हो गया 13 3, ठीक है 1 कैरी 2 प्लस 1 वो कैरी था तो 3 3 3 2 पॉइंट ये 5 भी था, तो 332.5 और एरिया है किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर होगा। एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में आएगा आपका। अब समझते हैं कि इसका फार्मूला ये बना कैसे। आंसर यहाँ पे आ गया। अब आपको इसका फार्मूला तो ये होता है, ये याद रखना। अगर आपको सीखना है कि ये फार्मूला बना कैसे उसको समझते हैं, तो ध्यान से देखिए ये जो सॉलिड है तो इसका सरफेस एरिया कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें एक तो क्यूब आ रहा है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो क्यूब था आपके पास, ठीक है ये आ गया आपके पास एक क्यूब, ठीक है आपने क्यूब बना लिया, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, आपने जब इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा, इस तरह से कुछ हेमिस्फीयर रखा इसके ऊपर, ठीक है तो ये जो हेमिस्फीयर रखा आपने, इस तरह से हेमिस्फीयर रखा, ये जो आपका क्यूब था उसका सरफेस एरिया आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस ये जो हेमिस्फीयर आपने रखा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 6 साइड स्क्वायर प्लस कितना हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है इसमें ये प्लस कर रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखो ये चीज़ देखो, जब आप क्या करोगे क्यूब के ऊपर इस तरह से हेमिस्फीयर रख दोगे, किसके ऊपर क्यूब के ऊपर, और हेमिस्फीयर का ये जो सर्कल होता है, ध्यान से देखो जैसे ये मान लो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है ये हेमिस्फीयर है, इसका ये सर्कुलर एरिया दिख रहा होगा आपको, इसका जो पूरा एरिया होता है सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें आता है ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें ये जो सर्कल दिख रहा है आपको सर्कल का एरिया देखो, जैसे ही मान लो ये क्यूब है तो मैं क्यूब के ऊपर इसको ऐसे रख दूंगा तो ये सर्कल का एरिया इसका गायब कर देगा क्यूब का, ये वाला ध्यान से देखना, ध्यान से अभी समझ में आ जाएगा डेरिवेशन इसका। ये आपको जो सर्कल के शेप में हेमिस्फीयर दिख रहा है, ठीक है अब देखो ये जो आपके पास क्यूब है क्या है क्यूब था,
अब देखो जैसे ये पूरा मान लो क्यूब है, क्यूब के ऊपर जैसे आप हेमिस्फीयर इस तरह से रखोगे, जैसे इस क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर इस तरह से रखोगे, ये सरफेस एरिया आ गया 6 साइड स्क्वायर प्लस ये जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो क्यूब था, क्यूब का जो अपर पोर्शन है, अगर मैं इसको देखूँ, सिर्फ जो टॉप इसका सरफेस है इसके ऊपर हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से पड़ी होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला इसका एरिया है, ऊपर वाला जो क्यूब का एरिया है उसमें ये वाला एरिया नहीं आ रहा। अब ये जो सर्कुलर एरिया है ये नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये जो साइड में दिख रहा होगा आपको, ये कहाँ गया, ये क्योंकि जैसे ही आपने क्यूब को ऊपर रखा ये एरिया इसने गायब कर दिया, इसका जो सॉलिड हमें दिख रहा है, ठीक है। इसलिए हमें ये जो सर्कल का एरिया है, ये जो सर्कल का एरिया है, किसका एरिया, एरिया सर्कल का, ये हमें माइनस करना पड़ता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से सर्कल का एरिया हमें माइनस करना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बनेगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए ये फार्मूला बनता है। जिसको तो समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जब भी हेमिस्फीयर इस तरह से रखी जाए, ठीक है, उस समय जो सॉलिड बनेगा, ये जैसा आपको सॉलिड दिख रहा है, इसका सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 के और में एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, ये सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो आपके पास एक सॉलिड गिवन है कोन की शेप में, तो आपको कोन की डायग्राम बना लेनी है सबसे पहले। तो आपने बना लिया कोन, ये आ गया कोन। अब ये जो कोन है ये किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो आपने हेमिस्फीयर बनाया, उसके ऊपर कौन खड़ा है, कोन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। उसके बाद क्या है, with both radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equals to its radius। अब दोनों का जो रेडियाई है, मतलब दोनों का जो रेडियस है, कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस, दोनों का रेडियस किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ऐसे भी देखो यही इनका कॉमन रेडियस होगा, तो रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद उसने बोला है एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। जितना रेडियस है इसका, किसका, ये जो कोन है इसका जितना रेडियस है इतनी ही इसकी हाइट है। तो ये हो गई कोन की हाइट। तो हाइट कितनी है कोन की, ये भी 1 सेंटीमीटर। बच्चों देखो आपको दिख रहा होगा कि रेडियस कम दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है। डायग्राम हमने क्या किया, रफ डायग्राम बनाया, आपको मेजर करके बनाओगे तो इक्वल बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। और वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का। अब इसमें एक तो क्या आ रहा है, कोन आ रहा है, तो कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और उसके बाद क्या आ रहा है, हेमिस्फीयर आ रहा है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने एक कंडीशन दी है, इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का क्या मतलब, कि जो आंसर आएगा उसमें पाई की जगह पाई ही रहने देना है, पाई की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट नहीं करनी है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हेयर। तो सबसे पहले हमने गिवन में क्या लिखा, हेयर रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमें गिवन था कि जितना कोन का रेडियस है इतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस है, और दोनों 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद ये जो कोन है, कोन की हाइट कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। ये हाइट कोन की 1 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, एक तो आपके पास हेमिस्फीयर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं दोनों को वॉल्यूम को प्लस कर दो तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। एक तो कोन दिख रहा है तो कोन का वॉल्यूम प्लस एक क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों को प्लस कर दो। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फार्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रेडियस सेम है इसलिए दोनों को आर को मैंने सेम ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दें तब भी आंसर आएगा, और लास्ट में प्लस कर दें। अगर आप आसानी से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पाई आ रहा है प्लस से पहले, प्लस के बाद भी पाई आ रहा है, तो पाई को कॉमन ले लो। अपॉन में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो पाई/3 मतलब 3 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रेडियस का क्यूब है, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। प्लस से पहले और प्लस के बाद देखना, यहाँ पे आर क्यूब है और आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन हो सकता है बच्चों। न्यूमरेटर से पाई आर स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन चला गया, एक तो 2 बचा, और आर स्क्वायर कॉमन चला गया, सिर्फ आर बचा, प्लस यहाँ पे पाई कॉमन चला गया, लिख दिया, आर स्क्वायर कॉमन चला गया, लिख दिया, क्या बचा, एच। 3 जो था 3 भी कॉमन चला गया, 3 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी 3 भी कॉमन चला गया, ऊपर से पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, तो 2r बचा, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, 1h बचा। अब इसको
वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो। पाई की वैल्यू नहीं करनी आपको सब्सटीट्यूट, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर अपान कितना 3। अब 2 इंटू आर, 2 मल्टीप्लाई आर, रेडियस मतलब 1 प्लस हाइट, हाइट कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, पाई इंटू 1 कितना बनेगा, पाई ही बनेगा, अपॉन में 3। 2 इंटू 1 कितना 2, 2 प्लस 1 कितना बचो 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आया पाई। क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम फाइंड करोगे क्यूबिक यूनिट में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर में, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, ये आंसर है। पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट आपको नहीं करनी, क्योंकि उसने बोला था इन टर्म्स ऑफ पाई आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 7 मीटर की बिल्डिंग है, तो सबसे पहले आप बिल्डिंग ही बना लो। 7 मीटर की बिल्डिंग है, या आपने बना ली 7 मीटर की बिल्डिंग। अब बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की जो बिल्डिंग है इसके टॉप से, तो यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब ये जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग थी, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ से ऊपर की ओर ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो, जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, एक लाइन ऑफ साइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं मिला देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगी। तो बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से कितना बन रहा है एंगल 60 डिग्री। कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये जो है ये क्या है, ये केबल टावर है, ये क्या है केबल टावर, ठीक है। इसके टॉप पे बिल्डिंग 7 मीटर की बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब आगे क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से ये जो केबल टावर है इसके फुट पे, तो इसके फुट पे इस तरह से बनेगा। ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। अब ये जो बिल्डिंग है और ये जो केबल टावर है हवा में तो खड़े होंगे नहीं, तो ये ग्राउंड भी बना लो। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में। ये 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों चीज़ें हमने बना ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर ये 7 मीटर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 7 मीटर ही होगा। अब ये जो केबल टावर की हाइट है ना, केबल टावर की हाइट को मैं h मान लेता हूँ। पूरा जो केबल टावर है उसकी हाइट को क्या मान लेते हैं, h। अब इसको नाम दे दो कुछ भी, A B C D E। अब ये जो भी चीज़ें हैं इनका नाम लिख दो। सबसे पहले क्या गिवन था, 7 मीटर की बिल्डिंग। लेट, हमने क्या किया, ये जो ED है ये कितना है 7 मीटर। ED 7 मीटर किसकी हाइट है, बिल्डिंग की, तो हमने इसको बता दिया कि ये 7 मीटर हाइट किसकी है, बिल्डिंग की। और ये जो H मीटर है, H किसकी हाइट ली है हमने, पूरी केबल टावर की। और उसके बाद ये जो AC है, AC किसके इक्वल लिया हमने, H मीटर के इक्वल। ये किसकी हाइट है, केबल टावर की, तो AC H के इक्वल आ गया। अब AC किसके इक्वल आ गया, H के इक्वल। और AC खुद किसके इक्वल आ रहा है, AB प्लस BC के। AC किसके इक्वल है बच्चों, AB प्लस BC के, मतलब AB प्लस BC H आ गया। अब AB मेरे को अगर फाइंड करना है तो AB प्लस BC, तो BC कितना मेरे पास, BC 7 है, इक्वल्स टू H। अब यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H प्लस का 7 ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ माइनस का 7, तो H माइनस 7 मीटर ये AB की हाइट आ जाएगी। ये AB की वैल्यू कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई, H माइनस 7 मीटर, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद क्या है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये जो केबल टावर है इसकी हाइट कितनी है ये मेरे को फाइंड करना है, मतलब मेरे को किसी तरह से H की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हम लोग ये किस तरह से कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो भी हॉरिजॉन्टल आपने लाइन बनाई है यहाँ से, तो ये सीधी बनाई है, और ये जो आपका केबल टावर है तो ये यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलो क्यों, देखो इसके बिना तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितनी भी हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको चाहिए, ठीक है। अब देखो हम बारी बारी से दोनों ट्राइंगल में जाएंगे, एक बार इस ट्राइंगल में जिसमें एंगल 45 डिग्री आ रहा है, और एक बार इस ट्राइंगल में जिसमें एंगल 60 डिग्री आ रहा है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जब भी जैसे ये ट्राइंगल है EBC, इसमें अगर एंगल ये 45 डिग्री आ रहा है, इसके सामने साइड 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी साइड 7 सेंटीमीटर ही आएगी। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको फाइंड करना है। देखो कैसे, तो सबसे पहले लिखो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल EBC,
कौन सा ट्राइंगल, EBC। तो ये मैं बाहर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आ गया EB और C, यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। बोलो बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये कितना है बच्चों, आपको कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो 90 के सामने ये जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, एंगल के नीचे जो साइड है ये बेस है, और एंगल के सामने जो होती है ये परपेंडिकुलर है। अब देखो परपेंडिकुलर आपके पास है और बेस चाहिए, परपेंडिकुलर आपके पास है और बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके केस में होता है, टैन के केस में। जिसको नहीं पता यहाँ पे सुन लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कॉलेज से सिनेमा। पंडित बद्री प्रसाद ने क्या किया, सोना चांदी तोला, और सोना चांदी तोलने के बाद कॉलेज से कहाँ पहुँच गया, सिनेमा में पहुँच गया। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब टैन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस आप फाइंड कर लोगे, तो मैं टैन का ही फार्मूला लगाऊंगा। तो टैन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री। क्या फार्मूला होता है टैन का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन बेस, बेस क्या है एंगल के नीचे वाली साइड, तो क्या है EB। टैन 45 डिग्री पे होता है 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन EB, EB या BE कुछ भी लिख सकते हो। EB इंटू 1 कितना, EB ही होगा। EB इक्वल्स टू कितना 7 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले आपको बोला 7 आएगा। तो ये जो अब आपके पास EB है ये 7 सेंटीमीटर आ चुका है। आपको क्या करना है, जब भी नहीं पता चले कि क्वेश्चन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो आपके पास दो ही ट्राइंगल, आपको दोनों ट्राइंगल में बारी बारी से वैल्यूज को यूज कर लेना है। अब h-7 यहाँ पे आ रहा है, h वाला रिलेशन, तो tan 60 मतलब इस 60 वाले से h की वैल्यू आएगी, क्योंकि हाइट आपको केबल टावर की फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले ये वैल्यू भी चाहिए, बात समझ में आ रही है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पहले जाएंगे फिर इस ट्राइंगल में चलेंगे। अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, मतलब इस ट्राइंगल में EBA या ABE, तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABE। अब देखो बच्चों एंगल यहाँ पे आ रहा है, मतलब थीटा यहाँ पे, थीटा के नीचे वाली साइड बेस और थीटा के सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर बना लूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे क्या है E। यहाँ पे एंगल आ रहा है 60 डिग्री, तो एंगल के नीचे वाली साइड बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड क्या, हाइपोटेन्यूज। अब ये आ गया बेस, ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, टैन का। परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन है, टैन का। तो टैन को यूज करेंगे, टैन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में बेस, बेस क्या है EB। ये रफ है, ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। ये ट्राइंगल था, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो जैसे tan 60 की वैल्यू मान लो आपको नहीं पता, या tan का टेबल सबसे ज़्यादा यूज होगा इन क्वेश्चंस में, तो tan का टेबल किस तरह से डायरेक्ट आप बना सकते हो, मैं उसके लिए आपको ट्रिक भी बता देता हूँ साथ में ही। देखो बच्चों जो tan थीटा होता है इसका फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में क्या, cos थीटा। तो साइन के केस में हम वैल्यूज़ को क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। कैसे, तो tan थीटा का अगर टेबल बनाना है आपको, फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन के केस में आप वैल्यूज़ को इंक्रीज करते हो, 0 1 2 3 4 याद होगा टेबल बनाने के लिए। और कॉस के टेबल में वैल्यू को डिक्रीज करते हो 4 से, तो डिवाइड करते जाओ 4 3 2 1 0, और इन सभी के ऊपर क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। बात समझ में। देखो क्या करना है, साइन अपॉन कॉस फार्मूला होता है, tan का टेबल डायरेक्ट बनाने के लिए लिखना है आपको 0 1 2 3 4, फिर सभी को डिवाइड कर दो किससे, 4 3 2 1 0, और सभी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। 0 अपॉन 4 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0, 1 का रूट 1 और 3 का स्क्वायर रूट कितना √3, 2 अपॉन 2 कितना 1, 1 का रूट कितना 1, √3 का रूट कितना बच्चों √3 और 1 का रूट 1, √3 अपॉन 1 कितना √3, 4 अपॉन 0, नंबर अपॉन 0, कोई भी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा वो आएगा नॉट डिफाइन। तो ये होता है 0 डिग्री पे वैल्यू, ये 30 डिग्री पे वैल्यू, ये 45 डिग्री पे वैल्यू, ये 60 डिग्री पे वैल्यू, ये 90 डिग्री पे वैल्यू। तो मेरे को tan 60 की वैल्यू चाहिए, तो tan 60 पे कितना आएगा √3, 90 डिग्री की ये नॉट डिफाइन। तो tan 60 डिग्री पे कितना है बच्चों √3, तो tan 60 वहाँ पे है, tan 60 की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, tan 60 डिग्री पे कितना √3 इक्वल्स टू कितना है AB। तो AB मेरे पास कितना था h-7 अपॉन में कितना है EB, तो ये EB कितना था बच्चों 7, तो 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में है तो 7 इंटू √3, तो क्या आएगा 7 √3 इक्वल्स टू h-7,
माइनस का 7 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके प्लस का 7 हो जाएगा इक्वल्स टू एच। अब प्लस से पहले भी 7 आ रहा है, प्लस के बाद भी 7 को कॉमन ले लो, क्या आएगा √3 + 1 इक्वल्स टू एच। ठीक है, 7 को कॉमन ले लोगे √3 बचेगा, प्लस 7 को कॉमन ले लिया 1, 7 को मल्टीप्लाई करो 7 × √3, 7 √3 प्लस की जगह प्लस 7 × 1 कितना 7, तो ये आपकी हाइट होगी। तो बस ऐसे करके लिख दो और h इक्वल्स टू 7 × √3 + 1 मीटर, तो ये हाइट होगी केबल टावर की। लास्ट में एक लाइन ऐड कर दें, हैंस द हाइट ऑफ द केबल टावर इज h इक्वल्स टू 7 × √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास क्या है, इफ tan a + b इक्वल्स टू √3 एंड tan a - b इक्वल्स टू 1/√3। उसके बाद ये जो लिखा है ये आपके काम का नहीं है, फाइंड a एंड b। आपको करना क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो उसने उसके बाद लिखा है नहीं a + b > 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपके काम की चीज़ है ही नहीं। आपको जो वैल्यू गिवन है एक तो उसको देखना है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, आपको याद रखना है। जब भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई भी दिखे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिखे और यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल देखे, मान लो a + b या a - b, a ± कुछ भी हो सकता है, a + b a - b कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यहाँ पे कुछ वेरिएबल मान लो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल x + y, और यहाँ पे कोई नंबर दिखे, क्या दिखे इक्वल्स टू नंबर हो, क्या हो नंबर हो। जब भी यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, यहाँ पे ब्रैकेट में a + b या a - b कुछ भी दिखे और राइट हैंड साइड आपको नंबर दिखे, तो यहाँ पे जैसे ही आपको नंबर दिखेगा, क्या दिखेगा नंबर, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिखेगा इस नंबर को देखते ही आपको सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पास जाना है। कौन से टेबल के पास, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। लेकिन टेबल किसका देखना है, जो इस तरफ रेशो होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना है किसका, जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी होगी, जो भी रेशो होगी उसका टेबल देखना है। जैसे यहाँ पे नंबर है ना, तो इस नंबर को देखते ही यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी उसका टेबल देखना है। बात समझ में आ रही, ये फार्मूला अभी समझाएंगे आपको। अब उसके बाद देखो, जैसे मेरे को दिखा tan a + b इक्वल्स टू √3, तो आ गया tan आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो a + b या a - b, जैसे tan a - b, तो √3 भी नंबर है, 1/√3 भी क्या है नंबर। तो जब भी मेरे को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यहाँ पे a + b इक्वल्स टू नंबर दिखे, तो ये नंबर दिखते ही मेरे को टेबल में जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। अब टेबल में किसके पास, tan के टेबल के पास, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अब देखो tan का टेबल आपको कैसे बनाना होता है, ध्यान से देखो, tan का फार्मूला होता है क्या, sin θ / cos θ। तो इसका टेबल बनाने के लिए आपको लिखना है 0 1 2 3 4, क्योंकि साइन के केस में 0 1 2 3 4 लिखते थे, कोस के केस में उल्टा होता था, तो उल्टा लिख दो 4 3 2 1 0। फिर सभी के ऊपर क्या ले लेना होता है, स्क्वायर रूट। तो ले लो 0/4 कितना, 0 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 और √3 का रूट कितना, √3, 2/2 कितना 1, 1 का रूट कितना 1, √3 का 1 रूट कितना √3, 1 का रूट 1 और 4/0, नंबर अपॉन 0 कितना नॉट डिफाइन। ये 0 डिग्री का टेबल होता है, ये 30 का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 90 का। अब ढूंढो आपको क्या चाहिए, tan a + b, तो क्या आ जाएगा tan a + b इक्वल्स टू √3। अब देखो √3 कहाँ पे आ रहा है, √3 आ रहा है 60 पे, √3 कहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री पे, किसके 60 पे, tan के, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे देखो tan a - b इक्वल्स टू 1/√3, तो क्या आपके पास 1/√3, तो ध्यान से देखिए क्या है 1/√3। अब आप देखो 1/√3 कब आ रहा है 30 डिग्री पे, किसके टेबल में, tan में। tan का क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पे tan है, तो 1/√3 कब आ रहा है, tan 30 डिग्री पे। अब इक्वल्स टू के आमने सामने जैसे tan है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे कैंसिल करना मत, मतलब ये याद रखना कैंसिल हो जाता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली कैंसिल नहीं होता, क्लास 11th में एक प्रॉपर्टी है, इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिलहाल इतना ही याद रखें, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल करना नहीं है। डायरेक्ट इसके बाद क्या लिख देना है, a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये बात समझ में, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही tan से tan कैंसिल, ये आ जाएगा a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकेंड इक्वेशन भी। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, a + a 2 टाइम्स a, तो a की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, तो मैं क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करो। फर्स्ट इक्वेशन लिखो क्या है, a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a - b
इक्वल्स टू कितना बच्चों 30 डिग्री। अब मेरे को करना है इनको ऐड, जब भी ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होते। 60 प्लस 30 कितना होता है 90 डिग्री, प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स ए कितना आ गया आपके पास 2 टाइम्स ए आ गया 90 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में तो कितना 45 डिग्री, तो a कितना आ गया 45 डिग्री। अब a को 45 डिग्री पुट कर दो, पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह 45 डिग्री को पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो a की जगह 45 डिग्री पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, देखो सेकंड में a की जगह 45 करोगे तब भी आंसर आएगा, फर्स्ट में a की जगह 45 करोगे तब भी आएगा, तो मैं फर्स्ट में ही कर देता हूँ, a की जगह कितना 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री प्लस का 45 डिग्री माइनस हो जाएगा ट्रांसपोज होके इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, 60 में से 45 गया तो कितना बचेगा 15 डिग्री, तो a आ गया 45 डिग्री, b आ गया 15 डिग्री, यही मेरे को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 38 के और में एक और क्वेश्चन है, मेरे को ये क्वेश्चन दिया है, ये मेरे को प्रूव करना है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। अब देखो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये और राइट हैंड साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को सॉल्व करना है और किसी तरह से मेरे को ये राइट हैंड साइड बनानी है, बोलो बात समझ में नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें तो आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिखे आपको तो ये आपको याद रखना है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्क्वायर रूट दिखे और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे स्क्वायर रूट ना दिखे, तो इस केस में किसी तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें इस तरह से ऑपरेशंस को लगाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है, इस पूरा जो नंबर होगा इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड अगर बिना स्क्वायर रूट के है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होते ही जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि मेरे को आंसर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो पहला स्टेप यही होगा किसी तरह से स्क्वायर रूट को हटाया जाए, स्क्वायर और रूट कट जाते हैं तो अंदर मेरे को स्क्वायर बनाना है। अब देखते हैं किस तरह से। अब स्टेप फर्स्ट में मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लोग लिख लेंगे, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो अगर मेरे को यहाँ पे अंदर होल स्क्वायर बनाना है किसी भी नंबर का, तो मेरे को यहाँ पे रैशनलाइजिंग करनी ही पड़ेगी बच्चों। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, अगर मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 प्लस साइन ए से इस टर्म को डिवाइड कर दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो क्वेश्चन था वो एज इट इज रहा। अब सर ये किया क्यों, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग। डिनोमिनेटर को देखो, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको प्लस कर देना है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस कर देते, ठीक है, क्लास 9th में भी था ये कॉन्सेप्ट। तो डिनोमिनेटर को देख के आपको रैशनलाइजिंग कर देना है, तो इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। एक तो फार्मूला यूज़ किया हमने a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्लास 8th में बच्चों आपने फार्मूले पढ़े होंगे। एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दो फार्मूले यूज़ किए। अब बच्चों ये भी एक फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और मेरे को अगर कोस स्क्वायर मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, चाहे 1 स्क्वायर लिख लो या चाहे 1 लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है ए। अब ध्यान से देखो ये आ गया स्क्वायर रूट, ये क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है ये है कोस ए। तो क्यों ना मैं क्या करूँ, ये जो स्क्वायर अलग अलग आ रहा है होल टर्म करके एक ही स्क्वायर लगा दो। बात समझ में आ रही है। जब कभी भी ऐसा हो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो मैं ए अपॉन बी
का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। अब देखो बच्चों, जो स्क्वायर है और रूट है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। आपके पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब ये जो कॉस ए है ये 1 के अपॉन में भी लिखा जाएगा, मतलब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए के अपॉन में भी कॉस ए लिखा जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो बच्चों, जो 1 अपॉन कॉस ए है ये होता है सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए, तो सेक प्लस टेन ए आ रहा है, तो सेक ए प्लस टेन ए, तो यही तो राइट हैंड साइड है, तो इक्वल्स टू लिख देंगे राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, आइए समझे क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 में है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है और उसको प्रूव भी करना है। अब देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। ध्यान से देखिए, आपके पास जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, जैसे मान लो ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, ए बी और ए सी साइड के ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेने हैं। जैसे इस साइड मैंने ले लिया डी और ए सी साइड पे मैंने ले लिया ई। अब ये जो डी ई है, ये जो लाइन डी ई है बच्चों, ये पैरेलल बी सी के हो, अगर इफ का मतलब गिवन। आपको बीपीटी में क्या गिवन होता है कि ये जो डी ई है ये पैरेलल है बीसी के, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के आपको पैरेलल एक लाइन गिवन होगी। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये इसके पैरेलल गिवन है, तो इसके पैरेलल होते ही, मतलब यहां पे क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में, इफ डी ई पैरेलल बी सी, इफ का मतलब ये गिवन है कि अगर डी ई आपका बी सी के पैरेलल है तो इसके पैरेलल होते ही ये जो दो साइड्स है ये सेम रेशो में आएंगी, मतलब जो ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। तो ये थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब अगर ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन आपको गिवन है, जैसे डी ई इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल होते ही बीसी के, तो ये जो दो साइड्स बची ये सेम रेशो में आएंगी। तो इफ का मतलब ये चीज गिवन होगी और ऐसा होते ही ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशो में आएंगी। क्या थ्योरम समझ में आई? ठीक है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, प्रूव। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट क्या होती है इसकी, ये आपको लर्न करनी है, याद रखनी है आपको। क्या, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको एक लाइन ड्रा करें, किसके पैरेलल ड्रा करनी है, ट्राइंगल के किसी एक साइड के। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे ये लाइन है आपने पैरेलल ड्रा की ट्राइंगल के एक साइड के, फिर टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये जो लाइन आपने पैरेलल ड्रा की ट्राइंगल की एक साइड के, तो ये जो दो साइड्स बची इसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे जिसको मैंने डी और ई लिखा। इसकी वजह से ये कॉमा से पहले जो इफ से लेके कॉमा तक जो है ये सारा गिवन में लिखा जाएगा। ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ठीक है, तो ये अगर आपने पैरेलल ड्रा की है ट्राइंगल के, तो ये जो दो साइड्स बची ये सेम रेशो में आएंगे, मतलब ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी। क्या ये बात समझ में? ये आपको स्टेटमेंट याद भी रखनी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद लिखो गिवन। गिवन में आपको क्या गिवन है, गिवन में आपको गिवन है कि ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल है। क्या गिवन है, डी ई किसके पैरेलल है बच्चों, ये बी सी के पैरेलल है। इफ का मतलब होता है गिवन, देन का मतलब होता है ये जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो गिवन लिख दिया, गिवन के बाद बच्चों हमें लिखना होता है टू प्रूव, कि गिवन तो आपको उसने दे दिया कि डी ई पैरेलल है बी सी के, लेकिन आपको करना क्या है इसको। अब इससे आपको ये प्रूव करना कि ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी। क्या प्रूव करना है, ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव लिख दिया। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे मेरे को ए डी चाहिए तो मैं डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, जिसको मैं डी एफ लिख रहा हूं, तो मैंने क्या किया, ड्रा किया डी एफ, किसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये पूरी एसी के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एसी के ऊपर। ये जो डी एफ है किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने, एसी के ऊपर। ऐसे ही और मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा ई से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं। ये मैंने ई से जी, ई जी मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ई जी परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर बच्चों, ए बी के ऊपर। बोलो भाई समझ में आ रहा है? क्या किया, ई जी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी के ऊपर। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया बी ई को और सी डी को। आप चाहे तो इसको भी डॉटेड ही बनाएं जो कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद मैंने क्या किया, ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया, बी ई को, ज्वाइन बी ई और सी डी। तो यहां तक हमने सारा थ्योरम को लिख लिया, गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन को लिख दिया। अब उसके बाद आएगा हमारे पास प्रूफ। क्या आएगा, प्रूफ। अब ध्यान से देखो बच्चों, मेरे को लेफ्ट साइड क्या चाहिए, ए डी अपान डी बी। अब ए डी मेरे को कौन से ट्राइंगल से मिलेगा, ए डी ई। तो ए डी क्या है, बेस, ई जी क्या है, हाइट।
ठीक है। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होती है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो 90 डिग्री बनाए वो अल्टीट्यूड होती है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं हम। जैसे ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री जो बनाए, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो, ये अल्टीट्यूड होती है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या करूंगा, ADE, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर चलेंगे, इन ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। अब जो इसमें यूज करूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है? 1/2 इंटू बेस ADE, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल, ये आ गया ADE, ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बना रहा है, तो EG ये क्या होगी? इसकी हाइट या अल्टीट्यूड, ठीक है। जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो अल्टीट्यूड होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला था? 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका, ठीक है, जिसके ऊपर ये 90 बना रहा है उसके नीचे वाली साइड बेस, तो बेस क्या है? AD, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब अल्टीट्यूड, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो 90 बनाए वो हाइट होगी, तो EG, ठीक है। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज किया मैं एक बार लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है। अब जैसे ही आपने ADE ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, क्यों किया? क्योंकि मेरे को AD दिख रहा है और AD मेरे को चाहिए। ऐसे ही अब DBE, अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं, DBE इस ट्राइंगल में जाऊं, तो बेस मैं किसको ले लूं? DB को, क्योंकि मेरे को DB चाहिए। और हाइट किसको ले लूं? देखो बच्चों, ये ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाए। अब ट्राइंगल के अंदर तो नहीं बना रहा, ये बाहर बना रहा है, तब भी इसी को हाइट माना जाएगा। देखो अगर इसको मैं इस ट्राइंगल को बाहर बनाऊं, ये जो है DBE, तो ध्यान से देखिए कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए, ये जो DBE ट्राइंगल है इसको मैंने बाहर बना लिया, ठीक है। अब देखो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ये जो सामने वाली साइड पे है जो 90 डिग्री बनाएगा वही हाइट होगी, वही अल्टीट्यूड होगी, तो EG ही अल्टीट्यूड होगी। जरूरी नहीं कि ट्राइंगल की जो अल्टीट्यूड है, जो हाइट है, ट्राइंगल के अंदर बने, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकती है, बस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे ही होनी चाहिए। जैसे DB को मैं एक्सटेंड करूं तो इसी के ऊपर गिर रही है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा? ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो गिर रही है ये हाइट है, और किसके ऊपर गिर रही है? ट्राइंगल की कौन सी साइड के ऊपर? DB के ऊपर। तो 1/2 बेस क्या होगा बच्चों? DB इंटू हाइट, हाइट क्या होगी? वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो 90 डिग्री बनाएगी, तो EG। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EG से EG कैंसिल हो जाएगा, और AD/DB मेरे को मिल जाएगा, जो कि मेरे को चाहिए। AD/DB ही मेरे को चाहिए। बात समझ में आ रही है? AD/ क्या चाहिए? DB चाहिए, तो वही मेरे को चाहिए, वो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय सेकेंड। जो फर्स्ट इक्वेशन है, जब इसको सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड के लेफ्ट में क्या है? DBE इक्वल्स टू, ऊपर क्या था? 1/2 इंटू AD इंटू क्या था बच्चों? बोलिए EG अपॉन सेकंड में क्या था? राइट साइड 1/2 इंटू क्या बच्चों? DB इंटू EG। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, EG से EG कैंसिल। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तो क्या बचा आपके पास? AD/DB, AD/ क्या बचा बच्चों? DB। तो यहाँ पे था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE था, यहाँ पे C नहीं E है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू AD/DB, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया है। अब ध्यान से देखिए, जैसे आपने ADE ट्राइंगल को लिया, AD मिल गया, DBE ट्राइंगल को लिया, DB मिल गया, तो AD/DB चाहिए। सेम इसी तरह से अगर आप क्या करोगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे? फिर से ADE ये ट्राइंगल लोगे, और हाइट अगर DF को यूज करोगे, जब DF हाइट को यूज करोगे तो बेस AE लेना पड़ेगा, तो AE मेरे को चाहिए। और जब आप ECB ये ट्राइंगल लोगे, तो इस ट्राइंगल में अगर बेस EC को लोगे, क्योंकि बेस तो EC चाहिए, अब हाइट कौन सी लोगे? अब हाइट कौन सी लोगे? तो E वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 कौन बना रहा है? EG। तो इस केस में क्या आ जाएगा? ADE/ECD, ये जो ट्राइंगल का एरिया ये आएगा AE/EC। बोलो बात समझ में आ रही है? आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, अगर आप प्रूव करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AED ना लिख के मैं ADE ही लिख रहा हूं, क्योंकि ये ट्राइंगल सेम ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, ADE इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ECD ये ट्राइंगल, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? ADE का, तो क्या आएगा?
1/2 इंटू बेस। अब बेस मेरे को ए ई लेना पड़ेगा क्योंकि ए ई चाहिए राइट साइड। 1/2 इंटू बेस, बेस ए ई इंटू हाइट। अब देखो ए ई बेस के ऊपर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 को कौन बना रहा है, डी एफ, तो हाइट कौन होगा, डी एफ होगा, ठीक है, अपॉन 1/2 इंटू, अब कौन सा ट्राइंगल बचो, अब ट्राइंगल ई सी डी में बेस क्या लेंगे हम, ई सी, क्योंकि मेरे को ई सी चाहिए, तो ई सी डी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखो 1/2 बेस क्या लेंगे, ई सी। अब इस बेस के ऊपर चाहे ट्राइंगल के बाहर हाइट कौन सी गिर रही है बच्चों, डी एफ गिर रही है। बात समझ में आ रही है। जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर ही हाइट बने, जैसे कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा डी ई और यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा। अब ये तो आपने ले लिया क्या, बेस। अब हाइट, ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे इसको एक्सटेंड कर दो आगे, ये 90 बन रहा है, ये वर्टेक्स से, इसको मैं डीएफ लिखता हूँ, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 कौन बना रहा है, डीएफ बना रहा है। अब जरूरी नहीं ट्राइंगल के अंदर ही हाइट बने, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकती है, तो डीएफ हाइट होगी 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बच्चों, ई सी इंटू हाइट, हाइट क्या है, डी एफ। ये बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एफ से डी एफ कैंसिल, आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी, तो ए ई अपान ई सी आ गया, ए ई अपान ई सी आ गया, ए ई अपान ई सी आ गया। तो ये रिजल्ट भी जो मेरे को राइट साइड चाहिए वो रिजल्ट भी मेरे को मिल चुका है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है। राइट साइड में क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, इधर आ रहा है डी बी ई, यहाँ पे आ रहा है ई सी डी। किसी तरह से डी बी ई का एरिया और ई सी डी का एरिया क्या हो जाए, इक्वल। जैसे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो हमारी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड इक्वल ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, तो यही मेरे को प्रूव करना है। लेकिन उसके लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, किसी तरह से अब डी बी ई का एरिया और ई सी डी का एरिया इक्वल शो करना है। कौन सा एरिया, डी बी ई का एरिया ये, और कौन सा एरिया, ई सी डी का एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल शो करना है। तो इसके लिए मैं क्लास 9th का ही एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो हमने आपको क्लास 9th में पढ़ाया है। देखो वो क्या है, ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब देखो ये डी ई और ये पैरेलल है, जैसे ये डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो दो ट्राइंगल बनेंगे, जैसे एक ट्राइंगल है ये डी बी ई, ये ट्राइंगल है किस बेस के ऊपर खड़ा है, डी ई के ऊपर। ऐसे ही ई सी डी, ये ट्राइंगल है, ये भी किस बेस के ऊपर खड़ा है, डी ई। तो अगर कोई दो ट्राइंगल, देखो दोनों के दोनों ट्राइंगल इसी बेस के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। डी ई बेस के ऊपर एक ट्राइंगल आ रहा है डी बी ई, देख लो ये ट्राइंगल किस बेस के ऊपर, डी ई के ऊपर। ऐसे ही ई सी डी, ये जो दूसरा ट्राइंगल है ये भी किस बेस के ऊपर खड़ा है, डी ई। अगर दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर खड़े हैं, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं और दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में भी है, ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो इस केस में जो दोनों के दोनों ट्राइंगल है इनका एरिया क्या होगा, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी बी ई, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल, ई सी डी, कौन सा ट्राइंगल, ई सी डी, डी बी ई ये ट्राइंगल और ई सी डी ये ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। क्या होगा, इन दोनों का एरिया इक्वल। इसको मैं मानूंगा 5th इक्वेशन। बस आपको रीजन देना पड़ेगा कि एरिया इक्वल कैसे हो गया। एरिया इक्वल इस तरह से हुआ, अगर कभी भी दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है तो इनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। बस ये लाइन लिखनी है, बस ये लिख लें, इफ टू ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन देयर एरिया इज इक्वल। अगर दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो इनका सेम बेस क्या है, सेम बेस क्या है, डीई। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन 5th है, तो एरिया ट्राइंगल डीबीई का किसके इक्वल आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी के। तो डीबीई की जगह मैं ईसीडी लिख सकता हूं। ये जो डीबीई है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, ईसीडी। तो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन कौन सी, 3। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3rd। तो 5th इक्वेशन को मैं 3rd इक्वेशन में यूज कर रहा हूं। तो 5th इक्वेशन को 3rd में मतलब डीबीई की जगह क्या लिख देना है, एरिया ईसीडी। तो डीबीई की जगह बस लिख देना है एरिया ईसीडी, ठीक है। तो बाकी सेम लिखना है। क्या था, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान से देखिए, डीबीई किसके को आ रहा है, ईसीडी के। तो डीबीई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ईसीडी, ईसीडी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेम ही रखेंगे, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ठीक है। ये रिजल्ट मेरे को मिल गया। अब इक्वेशन हुई थी 5 तक, तो इसको 6th इक्वेशन मान लो। अब ध्यान से देखो बच्चों,
अब फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को देखो, फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, और सिक्स्थ क्वेश्चन की लेफ्ट साइड देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। तो फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर मैथमेटिक्स में कभी भी दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम बता सकते हैं कि उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो बस इसको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी। इसकी राइट हैंड साइड क्या है सिक्स्थ की, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू, फोर्थ की राइट हैंड साइड क्या है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, और यही मेरे को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 39 के और में एक और क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा बच्चों, जिसकी चार साइडें होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए और क्लोज फिगर होनी चाहिए, 1 2 3 4, चार स्ट्रेट लाइन से बनी हुई क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल होगी। अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके जो डायगोनल है, एक डायगोनल तो ए सी है और दूसरा डायगोनल है डी बी, ये आ गया दूसरा डायगोनल। ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन में उसके बाद क्या लिख रहा है, सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये आपको एक रिलेशन गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। आपको ये शो करना है कि ए बी सी डी ये क्या है, ट्रेपीजियम है। क्या शो करना है, ट्रेपीजियम। तो टू प्रूव में क्या आएगा कि इसको ट्रेपीजियम प्रूव करना है। ठीक है, अब ट्रेपीजियम कब बनता है बच्चों, ये ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसको ट्रेपीजियम कब बोल सकते हैं, जब ये साइड इसके पैरेलल आएगी। ठीक है, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होना चाहिए, दूसरा नॉन पैरेलल। तो मैं अगर AB और DC पैरेलल बता दूं तो ये ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो इसका मतलब किसी तरह से मेरे को AB को पैरेलल शो करना है किसके, DC के। ठीक है, ये आ जाएगा टू प्रूफ में। तो उसके बाद आएगी कंस्ट्रक्शन। अब देखो क्यों इस क्वेश्चन में हम लोग कंस्ट्रक्शन को करेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मेरे पास एक रिलेशन गिवन है AO अपॉन BO, क्यों ना अगर मेरे पास AO अपॉन OC या CO मिल जाए तो ये साइड की रेशो हो जाएगी। ठीक है, एक साइड की रेशो हो जाएगी, है ना, और BO अपॉन DO मिल जाए तो इस साइड की रेशो हो जाएगी। तो रेशो जब भी प्रोपोर्शन में मेरे को गिवन हो दो साइड्स की, तो BPT थ्योरम यूज हो सकती है। बात समझ में आ रही, तो उससे हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, खुद से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, OE जो है, ये जो OE दिख रहा है, ये पैरेलल बना लिया किसके, DC के। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रा OE पैरेलल किसके, DC के। अब जैसे ही OE DC के पैरेलल हुई तो ADC ट्राइंगल में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ADC ट्राइंगल में क्या होगा, अगर ये इसके पैरेलल है तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, या इसको CO भी लिख सकता हूं। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC OE पैरेलल किसके, OE किसके पैरेलल है, DC के। कैसे, रीजन भी देना पड़ेगा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जैसे ही OE पैरेलल हुई DC के, तो मैं अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करूं तो AE अपॉन ED पैरेलल होते ही सेम रेशो में होंगी दूसरी साइड से, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये कैसे आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बात समझ में, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं। अब देखो मेरे पास आ रहा है AO अपॉन OC किसके इक्वल, AE अपॉन EC इक्वल्स टू AO अपॉन OC या CO, कुछ भी लिख सकते हो, सेम ही है। अब देखो ये AO है, AO के नीचे CO आ सकता है। बात समझ में आ रही, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं नेक्स्ट स्टेप में, मतलब इसके नीचे लिखें, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं क्या AO अपॉन में क्या CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO लिख सकता हूं। गिवन में था AO के नीचे लिख दिया CO और BO ऊपर ले गया तो BO अपॉन DO हो गया। बात समझ में आ रही, अब मैं इसी को अगर ऐसे लिख दूं BO अपॉन DO इक्वल्स टू AO अपॉन OC, मैंने क्या किया, BO अपॉन DO को लेफ्ट साइड कर दिया इक्वल्स टू जो लेफ्ट साइड थी AO अपॉन CO, इसको राइट साइड कर दिया। ठीक है, चल रहा है पता। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेता हूं और सेकंड इसको मान लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी राइट साइड देखो AO अपॉन OC आ रहा है, AO अपॉन OC। सेकंड इक्वेशन की राइट साइड भी AO अपॉन OC आ रहा है और फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड भी AO अपॉन OC आ रहा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है, इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। बस आपको लिखना पड़ेगा क्या,
आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों की अगर राइट हैंड साइड सेम है तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इनकी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड लिखो BO/DO इक्वल्स टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखो AE/EC। अब देखो क्या रिजल्ट आपके पास आ गया, BO/DO तो मतलब इस साइड की रेशो किसके इक्वल आ रही है, AE/EC के, AE/EC के। तो इस साइड की रेशो और इस साइड की रेशो इक्वल आ रही है, ये तभी इक्वल आ सकती है अगर OE किसके पैरेलल हो जाए, AB के, ठीक है। तो विच इंप्लाइज OE पैरेलल किसके, AB के, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो दो रिजल्ट होते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के, अगर तो सेम रेशो में आ रही है तो लाइनें पैरेलल होंगी, और अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो सेम रेशो में होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, OE किसके पैरेलल हो गई, AB के। आल्सो जो OE है ये किसके पैरेलल थी, OE किसके पैरेलल थी, DC के। ये कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। OE AB के भी पैरेलल आ रही है, OE DC के भी पैरेलल आ रही है, विच इंप्लाइज अगर दोनों की लेफ्ट साइड पैरेलल आ रही है AB और DC के, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी। तो मतलब AB किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के, और यही मेरे को प्रूव भी करना था। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं और उनके वेट्स आपको गिवन है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। आपको मीडियन वेट फाइंड करना है स्टूडेंट का, मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन को फाइंड करना है। अब देखो किस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो वेट इन केजी गिवन है उसके लिए इंटरवल गिवन है 42 45, इस तरह से इंटरवल गिवन है, लास्ट है 72 75। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे, मतलब F लिखोगे। अब 42 45 kg वेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये सभी वेट, जैसे 52 55 जिनका वेट है वो 8 स्टूडेंट है, तो ये सभी जो वेट के इंटरवल है उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं वो आपको गिवन है। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है बच्चों उसको n लिखते हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल उसने बोला है 30 है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा 30। आप इनको ऐड भी करके चेक कर सकते हो, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 6 19, 6 25 और 3 28 और 2 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन में भी गिवन है 30 गिवन है। अगर आपको मीडियन फाइंड करना हो उसके लिए मेरे पास क्या फार्मूला होता है मीडियन के लिए, मीडियन के लिए मेरे पास फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ये मीडियन का फार्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF, ये एक ब्रैकेट में है, अपॉन में F मतलब फ्रीक्वेंसी, इंटू H मतलब हाइट ऑफ इंटरवल, ठीक है। n/2 क्या मतलब, n जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उसको हाफ कर दो, CF मतलब क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, L मतलब क्या, लोअर लिमिट। लेकिन इसके लिए आपको मीडियन क्लास जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, और सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए CF मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको गिवन है। CF कैसे फाइंड करोगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जिस भी रो में आपको लिखना है, जिस बॉक्स में आप इसको लिखोगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहां तक अभी तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है वो लिखना है। देखो जैसे दो मेथड है लिखने के लिए, जैसे फर्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 2 ही आएगी, दूसरी कितनी आएगी 2 + 3 कितना, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 5। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कि यहां तक पहुंचते हुए टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है, जैसे 2 + 3 कितना 5 हो चुकी है। अब यहां तक पहुंचते हुए टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है, 2 और 3 5, 5 और 8 कितना 13, तो यहाँ पे 13 आएगा। ऐसे ही इन सभी को प्लस करके यहाँ तक सभी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके इधर लिखो, फिर यहाँ तक सभी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके यहाँ लिखो, फिर यहाँ तक फ्रीक्वेंसी को प्लस करके यहाँ तक लिखो, फिर इन सभी फ्रीक्वेंसी को टोटल करके यहाँ पे लिखो। तो इस तरह से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। यह है मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड क्या है, सबसे पहले आप ये लिख लो, जो पहली फ्रीक्वेंसी जैसे 2 है तो 2 लिख लो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 3 कितना, इनको प्लस कर देना, 2 + 3 कितना 5, तो यहाँ पे लिख देना। अब 5 आ गया, अब 5 और 8 को प्लस कर दो तो कितना आ गया 13, यहाँ पे लिख दो। अब 13 प्लस कितना कर दो 6, 13 + 6 कितना, जितना भी होता है वो यहाँ पे लिख दो 19। अब 19 प्लस कितना 6, 19 + 6 कितना 25 होता है, तो यहाँ पे लिख दो। अब 25 + 3 कितना 28 होता है, यहाँ पे लिख दो। फिर 28 और 2 कितना 30, यहाँ पे लिख दो। समझ में आ रही बात। तो पहले वाला सेम लिखना है, फिर इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है, फिर इसको और इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो देख लो कोई भी, जैसे 28 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब अभी तक सभी फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे तो 28 तक पहुंच चुके हैं। बात समझ में आ रही। तो अब आपको क्या फाइंड करना होता है, उसके बाद सबसे पहले n/2 फाइंड करना है। तो नाउ n/2 = n होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 30, तो 30 का हाफ कर दो, कितना आएगा 15। अब ध्यान से देखें n/2 आपका आ गया 15। ये जो 15 है बच्चों ये आपको बताएगा कि आपके पास कौन सा इंटरवल, कौन सी ऑब्जर्वेशन को आपको सिलेक्ट करना है, मीडियन क्लास कौन सी है। अब देखो ये चेक करोगे, इसके लिए भी 2 मेथड है, लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करोगे। देखो कैसे, कितना आ रहा है n/2 15 आ रहा है। तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई अभी तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 हो चुकी है तो यहाँ पे 15 नहीं आएगा, तो किस क्लास इंटरवल में आएगा उसको चेक करेंगे।
अब देखो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 13 है, तो यहाँ तक तो 15 नहीं आ सकता। 15 कहाँ पे आएगा 13 के बाद, मतलब ये जो 19 तक फ्रीक्वेंसी आ रही है, ध्यान से सुनिए, 19 तक जो फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे इसी के अंदर क्या होगा 15 भी होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी हुई थी 13, ठीक है, इसके अंदर 15 नहीं आएगा, तो 13 के बाद वाला जो पूरा इंटरवल वाली क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है आपको। तो इसके अंदर क्या होगी, ये 15 वाला है, आपको मीडियन क्लास सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे जो 19 वाला है इसको सिलेक्ट कर लो। अब देखो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये वाली, ठीक है, ये जो इंटरवल है ये आपका है, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये है, ठीक है, पता चला क्यों? क्योंकि 19 जो टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई है इसी के अंदर, जो n/2 इसी के अंदर है। अब लेकिन देखो क्वेश्चन कर लेगी, लोअर लिमिट क्या होगी, जो इंटरवल आपने सेलेक्ट किया इस केस में जो लोअर लिमिट है वही L होगा, L आ गया 15, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसी बॉक्स वाली आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे एक पहले वाली लेनी होती है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये CF ही होगा। बस अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देना आपको, क्या आएगा L मतलब लोअर लिमिट, तो इसको सिलेक्ट किया, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो लोअर लिमिट कितनी है 55, तो ये लिखो प्लस n/2 कितना आया था 15 माइनस CF क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिस रो को सिलेक्ट करोगे उससे एक ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो कितनी आई 13, ठीक है, अपॉन में f मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इसी में फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, तो कितना है 6 इंटू h मतलब हाइट मतलब जो इंटरवल में डिफरेंस है, गैप है, जैसे 50 to 60, तो कितना गैप है 5 का, 50 और 60 के बीच में कितनी हाइट है, कितना गैप है 5 का, तो h कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लो, 55 प्लस 15 माइनस 13 कितना आएगा 2 अपॉन कितना 6 इंटू कितना 5 इंटू 2 कितना 10 हो जाएगा, तो 55 प्लस 5 इंटू 2 कितना 10/6, तो 10/6 कितना होगा देख लो इधर, 6 इंटू 1 6, 10 में 6 क्या 4, पॉइंट लगेगा 0, 6 इंटू 6 कितना 36, फिर 4 बच रहा है, ऐसे चलता जाएगा, तो मैं 1.6 यूज़ कर लेता हूँ, मतलब 55 प्लस कितना 1.6, इसको डिवाइड करके, तो 55 प्लस 1 कितना 56.6, ये आपका आंसर होगा, यही आपका मीडियन है।